तो हेलो गाइस, वेलकम टू मनपराज एकेडमी। तो आज का हमारा टॉपिक है शॉक। शॉक क्या होता है? शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहने का मतलब ये है कि जो हमारे लाइफ के लिए बहुत ही खतरनाक होता है, हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है और ही बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, उसको लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कहते हैं। शॉक जो होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होता है। फर्स्ट बात ये हो गया, डिफिनीशन है, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। शॉक इज ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, उसको इन व्हिच देयर इज एन इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है कि ब्लड में, मतलब टिश्यू में ब्लड सही ढंग से पहुंचना, टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है। अब इसमें इनएडिक्वेट है, इनएडिक्वेट मतलब टिश्यू में ब्लड सही ढंग से नहीं पहुंच पा रहा। अब मान लीजिए कोई भी टिश्यू है, उसमें सही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा है। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड सप्लाई हो रहा है, और पर यहाँ पर इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट का मतलब है सही अमाउंट में, जो चीज़ इसको नीड है, जितना इसको टिश्यू को ब्लड सप्लाई का नीड है उतना नहीं हो पा रहा है, तो उसको बोलेंगे टिश्यू इनएडिक्वेट टिश्यू परफ्यूजन हो रहा है। फर्स्ट बात ये चीज, इसके कारण क्या होता है? लीडिंग टू सेलुलर हाइपोक्सिया। इसके कारण क्या होता है? लीड होता है सेलुलर हाइपोक्सिया, मतलब सेल में हाइपोक्सिया का कंडीशन, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया मीन्स होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन सेल, मतलब सेल में ऑक्सीजन का कमी हो रहा है तो उस कंडीशन को हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो इसी के कारण सेलुलर हाइपोक्सिया होता है, मतलब सेल में हाइपोक्सिया होता है। जैसे कि अब ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑक्सीजन भी वहां नहीं जा पाएगा, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होकर जाता है। अब ब्लड नहीं जा पाएगा वहां तक तो ऑक्सीजन भी नहीं पहुंच पाएगा, तो सेलुलर हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा। तो हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा तो उसके कारण क्या होगा? ऑर्गन बहुत सारा जो होगा डिस्फंक्शन होगा। क्या होगा? ऑर्गन डिस्फंक्शन होगा। तो शॉक को कुल मिलाकर बोलिए तो क्या होता है? सही अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, एकाएक या अचानक जो है कि ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, रुक जाता है। उसके कारण से क्या होता है? हमारा जो ऑर्गन्स होता है डिस्फंक्शन हो जाता है, सेल में सही अमाउंट में ऑक्सीजन जो भी नीड है वो नहीं मिल पाता है या ब्लड नहीं पहुंच पाता है। तो इसका बहुत सारा टाइप्स है, ये डिफिनीशन में लिख लीजिए, बहुत ही शानदार डिफिनीशन है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे शॉक का टाइप्स। टाइप्स क्या होता है? फर्स्ट है हाइपोवॉल्मिक शॉक। टाइप्स में क्या है? फर्स्ट हाइपोवॉल्मिक शॉक। हाइपोवॉल्मिक शॉक उसको बोलते हैं जो लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ ब्लड मतलब शरीर में हाइपोवॉल्यूमिया का मतलब क्या होता है? शरीर में अगर किसी भी चीज फ्लूइड का वॉल्यूम जो है कि कम हो जाता है, मतलब लेस अमाउंट में हो जाता है, तो उसको हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। तो वॉल्यूम जो होता है कि ब्लड का या किसी भी चीज फ्लूइड का कम हो गया तो उसको हाइपोवॉल्यूमिया कहते हैं। तो वही हाइपोवॉल्यूमिक कंडीशन, हाइपो का मतलब होता है कम। तो हाइपोवॉल्यूमी मतलब वॉल्यूम में कम हुआ, अमाउंट कम हुआ तो लॉस ऑफ ब्लड हुआ। किसके द्वारा होगा? तो हो सकता है हेमरेज के कारण हेमरेज होगा, एक्सीडेंटल हेमरेज, या कुछ भी किसी भी कंडीशन से हेमरेज होता है। हेमरेज मतलब लॉस ब्लड होता है, ब्लड लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन को हेमरेज बोलते थे। एक्सीडेंट हुआ तो उसके कारण हेमरेज हुआ, तो हेमरेज हुआ तो ब्लड लॉस हुआ। दूसरा है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब मान लीजिए गर्मी हुआ, गर्मी पड़ रहा है ज़्यादा, उसके वजह से भी डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी का कमी हुआ तो डिहाइड्रेशन होता है। तो हाइपोवॉल्मिक का कंडीशन है लॉस ऑफ ब्लड, ब्लड का लॉस हुआ शरीर में या फ्लूइड का लॉस हुआ तो उसके कारण से हाइपोवॉल्मिक शॉक होता है, जो कि शरीर में एकाएक बॉडी का फ्लूइड कम गया, हेमरेज की वजह से ब्लड निकल गया तो ब्लड का कमी हुआ तो हाइपोवॉल्मिक शॉक उसको कहते हैं। दूसरा है हमारा कार्डियोजेनिक शॉक। कार्डियोजेनिक शॉक क्या होता है? हार्ट फेल्स टू पल्मोनरी, मतलब हार्ट फेल्स टू पंप, मतलब जो हमारा हार्ट है एकाएक किसी भी तरह का उसमें कंडीशन आ गया तो हार्ट पंप करना बंद हो जाता है। तो उसके कारण जैसे एग्जांपल में एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, जिसको दूसरा नाम में हम लोग हार्ट अटैक भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि ब्लड सप्लाई सही ढंग से मायोकार्डियल लेयर में नहीं हो पाता है। कॉर्नरी आर्टरीज, जो हमारा हार्ट का कॉर्नरी आर्टरीज होता है, उसमें सही ढंग से ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रहा तो उसके कारण से मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन देखने को मिलता है, मतलब हार्ट अटैक देखने का कंडीशन होता है। तो उसके कारण से अगर हार्ट अटैक होता है या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन होता है तो उसके वजह से क्या होता है? हार्ट जो पंप करना फेल हो जाता है, पंप नहीं कर पाता सही ढंग से, तो उसको बोलते हैं कार्डियोजेनिक शॉक। इतना समझ गए? जो कि हार्ट में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आए, चाहे वो मान लीजिए कि थ्रोम्बोसाइट्स या मान लीजिए कि किसी भी तरह का प्रॉब्लम ब्लॉकेज आ रहा है तो उसके कारण से होता है, चाहे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो या कोई अदर डिजीज कंडीशन है जो जिसको हार्ट पंप करने में अनेबल हो गया है। तीसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हमारा तीन आता है, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। ये चीज याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक के अंदर हमारा तीन आता है, सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। तो फर्स्ट में हमारा
जो डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक है ड्यू टू वैस्कुलर डायलेशन, मतलब मान लीजिए हमारा वेसल्स इतना, मतलब ये ब्लड कैपिलरीज है या ब्लड वेसल समझिए ये इतना है, अभी ये डायलेट हो जाएगा, डायलेट होकर ये इतना बड़ा हो जाएगा, तो इसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है तो ये चौड़ा हुआ, तो चौड़ा जैसे ही हुआ तो ब्लड फ्लो जो है कि इसका प्रेशर घटा, तो प्रेशर घटेगा तो सही अमाउंट मान लीजिए हार्ट में ही जा रहा है, ये ब्लड ये इतना बड़ा पाइप से जा रहा है, अब इसमें इतना बड़ा पाइप सेट कर दिए तो आप समझ सकते हैं इसका प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये एकाएक वेसल से डायलेशन हो गया, बड़ा चौड़ा हो गया, तो इसमें जो कम ब्लड हो गया, चौड़ा होगा तो पानी उसमें मतलब ब्लड ही ज़्यादा चाहिए और उतना अमाउंट में तो होता नहीं, एकाएक ब्लड मतलब वेसल से डायलेशन की वजह से इसका प्रेशर घट जाता है और उसको सही ढंग अमाउंट में ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण से होता है। तो ड्यू टू क्या है, वैस्कुलर डायलेशन की वजह से होता है, तो उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक। इसी के अंदर आता है सेप्टिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक, न्यूरोजेनिक शॉक। तो एक एक करके समझेंगे। सेप्टिक शॉक ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन के वजह से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक शॉक। दूसरा हमारा एनाफाइलेटिक शॉक, किसी भी सीवियर एलर्जिक कंडीशन के कारण होता है तो हम लोग बोलते हैं एलर्जिक कंडीशन के कारण होगा तो एनाफाइलेटिक शॉक। तीसरा हमारा है न्यूरोजेनिक शॉक। न्यूरोजेनिक शॉक लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के वजह से होता है, मतलब किसी भी न्यूरॉन्स के वजह, मतलब हमारा जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, मतलब नर्वस सिस्टम है, इसके कारण हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोजेनिक शॉक, जो कि स्पाइनल कॉर्ड डिफेक्ट्स की वजह से या स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूरोजेनिक शॉक। तो चौथा हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, के अंदर हमारा 3 हो जाता है, और चौथा हमारा फिर आता है इसी का सब टॉपिक, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर ये 3 आता है। उसके बाद हमारा चौथा होता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक के अंदर आता है ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन, एग्जाम्पल में पल्मोनरी इम्बोलिज्म। ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन मतलब मान लीजिए हमारा लंग्स है, हमारा लंग्स है, अब ये सर्कुलेशन कर रहा है हार्ट में, क्या कर रहा है हार्ट में, अब यहाँ किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है या लंग्स में हमारा किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है, जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए पल्मोनरी इम्बोलिज्म, तो सर्कुलेशन में दिक्कत होता है तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब ही होता है कि किसी भी तरह का रुकावट, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है मतलब रोक रहा है, कहीं भी अगर रुकावट हो रहा है ब्लड को सप्लाई होने में, सर्कुलेशन होने में, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या है, एक तरह से पल्मोनरी इम्बोलिज्म एग्जाम्पल है, जो कि लंग्स का डिजीज है। तो ये जो है शॉक जो है कि कहीं भी लंग्स और हार्ट के बीच में कहीं भी रुकावट हो रहा है तो उसके वजह से हो रहा है, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, रुकावट हो रहा है, तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक बोल देंगे। ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन मतलब हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आप लोग पढ़ चुके हैं तो आपको शायद पता होगा कि अगर इसमें जैसे कि सर्कुलेशन में दिक्कत आ रहा है, लंग्स से हार्ट में जो ब्लड जाता है उसके बीच में ब्लॉकेज होता है, तो उसके कारण क्या होता है हमारा ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। तो इतना चीज समझ गए। अब देखिए सिंपल सा हम लोग कुछ और देखेंगे इसमें, काउज वगैरह, जैसे कि आप काउज में ही देख लीजिए, इसका जो काउज होगा देखिए हाइपोवॉल्मिक शॉक बहुत ढंग से है, अकॉर्डिंग टू हम लोग टाइप्स के अकॉर्डिंग भी काउज निकाल सकते हैं। काउज का मतलब होता है कारण या इटोलॉजी, इसका बोल सकते हैं इटोलॉजी, इटियोलॉजी की वजह से भी होता है। तो इटियोलॉजी हमारा जैसे फर्स्ट हाइपोवॉल्मिक शॉक हो रहा है, हाइपोवॉल्मिक में क्या हो रहा है, लॉस ब्लड हो रहा है, तो हेमरेज हो रहा है, तो किसके वजह से काउज होगा, काउज हमारा हो गया हेमरेज, क्या हो गया हेमोरेज हो गया, और क्या हो गया डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन हो गया, क्या हो गया डिहाइड्रेशन। उसके बाद कार्डियोजेनिक शॉक है, तो क्या हो रहा है इसमें हार्ट फेल्स हो रहा है, पंप करना फेल हो रहा है, तो इसमें जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन की एमआई की वजह से हो रहा है। तो उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक मतलब वैस्कुलर डायलेशन की वजह से, तो ये भी लिख सकते हैं वैस्कुलर डायलेशन की वजह से हो रहा है। उसके बाद सेप्टिक शॉक ड्यू टू सीवियर इन्फेक्शन, तो काउज में इन्फेक्शन भी लिख सकते हैं। उसके बाद एनाफाइलेटिक एलर्जिक कंडीशन के कारण, तो एलर्जी की वजह से सीवियर एलर्जिक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक क्या हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी लिख सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, इंजरी के वजह से हो रहा है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक क्या हो रहा है ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन, तो ये भी लिख सकते हैं ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन, या लिख सकते हैं ये काउज डिजीज भी लिख सकते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण हो रहा है, तो ब्लॉकेज इन सर्कुलेशन के कारण हो रहा है। तो ये चीज काउज हो गया। अब देखिए काउज के बाद क्या हम लोग देखते हैं,
अब डायग्नोसिस देखते हैं। तो डायग्नोसिस में क्या क्या हो सकता है? तो डायग्नोसिस में देख लीजिए, सबसे पहला हाइपोवॉल्यूमिक हो रहा है, तो जो ब्लड का वॉल्यूम है, जो हमारा फ्लूइड का वॉल्यूम है, वो चीज़ चेक करेंगे। अब फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन तो होवे करेगा, नर्सिंग है तो नर्सिंग में फिजिकल एग्जामिनेशन और जो हमारा हिस्ट्री कलेक्शन होता है ये तो करना ही है, डायग्नोसिस में करना ही है। उसके बाद हम लोग डायग्नोसिस में, हमारा दूसरा टॉपिक है डायग्नोसिस। तो क्या क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे सबसे पहला। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे कि अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, वैस्कुलर डायलेशन हो रहा है, हो सकता है कि कहीं अगर वैस्कुलर डायलेशन हो रहा है तो हम लोग एंजियोस्कोपी भी करवा सकते हैं। उसके बाद हमारा जो आता है जैसे सेप्टिक हो गया, सीवियर इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, और एलर्जिक रिएक्शन, ये तो सब दिखने वाला सिम्टम्स है, हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन में ही इसको देख लेंगे। उसके बाद जैसे हार्ट का हो रहा है, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट फेलियर हो रहा है तो उसमें एंजियोग्राफी कर सकते हैं। हार्ट में हो रहा है तो एंजियोग्राफी कर सकते हैं, ईसीजी वगैरह कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं क्योंकि कंडीशन एमआई का हो सकता है। उसके बाद इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो रहा है तो हम लोग चेस्ट एक्सरे वगैरह भी करवा सकते हैं। उसके बाद सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। तो ये सब क्या होगा, इसमें कर सकते हैं ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, अगर जनरली बात करें तो अल्ट्रासाउंड, ये सब लिख लीजिए, सीटी स्कैन, ये सब नॉर्मली हम लोग डायग्नोसिस में करेंगे। तो उसके बाद हमारा आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखिए शॉक में सबसे मैनेजमेंट जो हमारा होता है, शॉक का मैनेजमेंट जो होता है, शॉक का मैनेजमेंट का कारण है, याद रखना, ए और बी और सी। शॉक में ये चीज, तीन चीज जरूरी होता है। ए से एयरवे, क्या होगा, ए से एयरवे, बी से ब्रेथिंग, उसके बाद सी से सर्कुलेशन, क्या होगा, सी से सर्कुलेशन। तो मैनेजमेंट में हम लोग सबसे पहला देखते हैं शॉक में ए बी सी, मतलब एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, ये तीन चीज देखें। एयरवे में अब क्या, ऑक्सीजन मान लीजिए सही से नहीं मिल रहा है, उसके कारण या किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके वजह से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब सांस नहीं ले पा रहा है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। क्या करेंगे, देखेंगे एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहीं तो नहीं है। उसके बाद ब्रीथिंग, सही से सांस ले रहा है कि नहीं, सही से सांस ले रहा है, या ऑक्सीजन का नीड है, क्या ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा सही से, तो ये चीज देखेंगे। ब्रीथिंग में ऑक्सीजन का नीड है तो ऑक्सीजन थेरेपी करेंगे, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, मैनेजमेंट भी इसी के साथ हो जाएगा हमारा। तो उसके बाद सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कहीं ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है या कुछ भी हो गया है तो उस चीज़ को, सर्कुलेशन कहीं पर दिक्कत है तो सर्कुलेशन को हम लोग चेक करेंगे, कहाँ पर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में हमारा ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, कहीं भी वेसल्स या कैपिलरीज या आर्टरीज कहीं ब्लॉकेज है तो उस चीज़ के सर्कुलेशन सही है कि नहीं, या कहीं रुका है, हार्ट या लंग्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है तो उस चीज़ को देखेंगे। अब मैनेजमेंट में जैसे जनरली मैनेजमेंट का बात करें तो आप लोग देख सकते हैं, देखिए हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में क्या देंगे, आईवी फ्लूइड्स, सबसे पहला आईवी फ्लूइड्स, आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। उसके हेमरेजिक शॉक है, ब्लड लॉस हुआ तो ब्लड सप्लीमेंट दे सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है कार्डियोजेनिक, हार्ट फेलियर है तो हार्ट फेलियर है तो एमआई का अगर जिस वजह से होगा तो उसका इलाज होगा। उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक, वैस्कुलर डायलेशन हो रहा है तो इसमें भी जैसे कि अब देखिए सेप्टिक शॉक, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो क्या देंगे, एंटीबायोटिक। उसके बाद मान लीजिए अब दूसरा एनाफाइलेटिक, एलर्जिक कंडीशन के कारण हो रहा है, एलर्जिक कंडीशन के कारण हो रहा है तो एलर्जिक में एंटीहिस्टामिन। उसके बाद इसी तरह से मतलब जो भी मतलब जैसे ब्लॉकेज, सर्कुलेशन आ रहा है तो सर्कुलेशन में ब्लॉकेज आ रहा है तो पल्मोनरी इम्बोलिज्म हुआ है कि अब कौन सा डिजीज हुआ तो वहाँ डिजीज के अनुसार हम लोग करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ तो कौन सा इंजरी हुआ, क्या हुआ, तो इसके अनुसार हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। तो यही चीज़ है। और नर्सिंग मैनेजमेंट का बात करें, नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे चीज़ होता है कि एसेस करना होता है। क्या करना होता है, एसेस करना होता है। सबसे पहले क्या मॉनिटर करेंगे,
एयरवे सही है, ब्रीथिंग सही है या सर्कुलेशन सही है, इस चीज़ को मॉनिटर करेंगे। उसके बाद बात आता है, बहुत सारा मतलब कंडीशन होता है कि पेशेंट हाइपोवोलेमिक कंडीशन में है तो आईवी चढ़ा रहे हैं, तो आईवी को मॉनिटर करना है, कितना देना नहीं देना, ये चीज़ एसेस करना है, या सेप्टिक शॉक हुआ है या हमारा न्यूरोजेनिक शॉक हुआ है, जो चीज़ शॉक हुआ तो उस चीज़ के अनुसार हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। तो उसके बाद जैसे सेप्टिक शॉक हो रहा है तो सीवियर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन से दूर रहने बोलेंगे, पेशेंट को इन्फेक्शन से बचने के लिए बोलेंगे। एनाफाइलेटिक हुआ, एलर्जिक रिएक्शन हुआ तो एलर्जी से बचें, किस कारण एलर्जी हुआ तो इस चीज़ के लिए एडुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो नर्सिंग का क्या काम है, एडुकेशन प्रोवाइड करना, और भी जो भी बहुत सारे वर्क होता है वो चीज़ देखेंगे, मॉनिटर करेंगे, वाइटल साइन को चेक करते रहेंगे, रेगुलर चेकिंग द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। तो हमारा जो होता है कि रेगुलर चेकिंग ऑफ द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट। तो इस चीज़ को आप लोग यहीं पर हम लोग ख़त्म करते हैं। तो उसके बाद जो हमारा हो जाता है कि यहीं पर ये सब खत्म हो जाता है, शौक इतना ही मतलब आता है इसके अंदर, और मैनेजमेंट में जो भी हुआ इतना काफ़ी है मेरे अनुसार शायद। और उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा उसमें बात करेंगे, जो भी होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तो ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।